हेलो दोस्तों, आज हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं वो मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर भी आप लोगों को बताया था। क्या कि जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो उसका मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो टेंजेंट निकाली जा रही है उस टेंजेंट का वो स्लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई कर्व है किसी किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए y इक्वल टू एफ ऑफ x का ये कर्व है और यहाँ पर एक पॉइंट है। सो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट निकाली जा रही है, इस टेंजेंट का स्लोप आप कैसे निकालेंगे। अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस के ऊपर मानते हैं इसका x कोऑर्डिनेट कुछ भी है, m है। ठीक है। सो आपका ये जो फंक्शन का कर्व है, इस कर्व के ऊपर, इस पॉइंट पर, अब कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट निकाली जा रही है इसका स्लोप आप कैसे निकालेंगे। तो आप विदाउट नोइंग द इक्वेशन ऑफ द लाइन, या फिर आप इस लाइन ने एक्स एक्सिस के साथ में इंक्लिनेशन कितना बनाया है, एंगल कितना बनाया है, ये जाने बगैर आप इसका स्लोप बता सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। कैसे? तो आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज आप निकालेंगे y1, या फिर इसको आप f डैश ऑफ x भी बोल सकते हो। सो आप डेरिवेटिव निकालो f डैश ऑफ x। अब आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर ये टेंजेंट निकाली गई है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इसके अंदर डाल दो। अब अगर x यहाँ पर अगर वेरिएबल x मौजूद है तो इसके अंदर अगर x डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा f डैश ऑफ a। तो बेसिकली f डैश ऑफ a क्या रिप्रेजेंट करता है, इस टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सो जब भी हमने कोई फंक्शन का डेरिवेटिव निकाला है तो बेसिकली हमने उस फंक्शन के कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स पर निकाली जाने वाली टेंजेंट्स का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए जनरल फॉर्मूला निकाला हुआ रहता है। ठीक है। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम कैसे माने कि आप जो फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, कि ये इस उस पॉइंट पर निकाले जाने वाले टेंजेंट का स्लोप है, ये हम बात को हम कैसे माने। ठीक है। तो इसको मानने के लिए आपको उन्होंने एक थ्योरम दे रखा है। तो ये थ्योरम एग्जाम में पूछा जा सकता है। जितने भी थ्योरम्स देखिए, जितने भी थ्योरम्स बुक के अंदर दिए हैं उसमें से कौन सा भी थ्योरम वो लोग एग्जाम के लिए पूछ सकते हैं। ठीक है। तो हमें थ्योरम के अंदर क्या दिया है, देखो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। जो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से देखा था उसके ऊपर डिपेंडेंट आपने स्टैंडर्ड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स निकाले, फिर उसकी हेल्प से आपने कई सारे अलग अलग फंक्शंस के डेरिवेटिव निकाले फर्स्ट टॉपिक के अंदर। अब सेकंड टॉपिक के अंदर आपको असल में रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा यहाँ पर, और दूसरी चीज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री भी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो हम लोग देख रहे हैं दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव का मतलब समझ रहे हैं कि डेरिवेटिव मतलब जब हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब हम उस पॉइंट पर निकाली गई टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं। इस चीज को अब हम समझ रहे हैं। तो आपका फर्स्ट पॉइंट यही रहेगा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इन ज्योमेट्री। तो इसके अंदर आपको ये टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशंस निकालने पड़ेंगे। फिर उसके बाद में मतलब डेरिवेटिव का यूज करके टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशंस निकालने हैं। फिर इसके बाद में आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन देखना है। एरर एंड अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है, हमारे बुक के अंदर सिर्फ अप्रोक्सीमेशन कहा है उसको। सो अप्रोक्सीमेशन देखेंगे कैसे डेरिवेटिव की हेल्प से हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में हम लोग देखने वाले रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम्स। ठीक है। सो इस साल आप लोगों को सिलेबस से अप्रोक्सीमेशन एंड रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम निकाला गया है। तो जो आप लोग 2021 में बोर्ड का पेपर देंगे तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से बड़ा पोर्शन, एक तो अप्रोक्सीमेशन के ऊपर हर साल एक एग्जाम्पल रहता ही था, उसको उन्होंने हटा दिया है। और दूसरी चीज उन्होंने हटाई है, दूसरी चीज उन लोगों ने हटाई है कौन सी, हाँ, दूसरी चीज हटाई है रोल्स एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सो दोनों भी पॉइंट्स हटा दिए हैं। अब उसके बाद में क्या बचता है, तो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन बचता है। ठीक है। जिसके अंदर हम मैक्सिमा एंड मिनिमा भी पढ़ेंगे। सो मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वैसे देखा जाए तो काफी छोटा है बोर्ड के हिसाब से, सिर्फ बोर्ड के हिसाब से। तो जो लोग सिर्फ बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको अप्रोक्सीमेशंस और रोल्स का थ्योरम क्या कहते हैं, लैग्रेंजेस का मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहते हैं उसको जानने की जरूरत नहीं। लेकिन क्योंकि हम जेई के लिए प्रिपेयर करें तो उसके लिए तो ये सिलेबस है।
तो मैं तो सारी चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे आने वाले समय में भी इन वीडियोस का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ 2021 साल के लिए ये सिलेबस डिलीट किया है, बाकी साल के लिए तो रहेगा, तो मुझे तो लेना ही है। और आप लोग भी ज़्यादातर लोग जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मेंस के लिए तो ये सिलेबस है ही, तो आपको तो ये जानना ही पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेशन के एग्जांपल्स कैसे किए जाते हैं, और रोल्स थ्योरम क्या है, और लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि रोज एक एक्सरसाइज खत्म की जाए। ठीक है ना, तो सिलेबस जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पर आपको एक एक एक्सरसाइज भेज सकूं। तो डेली बेसिस पर 2 या 3 वीडियोस भेजे जा सकते हैं। तो चलिए बेटा, अभी स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या स्टार्ट करेंगे, ये थ्योरम का प्रूफ। देखिए, इसके पहले भी मैंने डिफरेंशिएशन के अंदर कंपोजिट फंक्शन का थ्योरम आपको बताया, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बताया था, फिर इसके बाद में पैरामीट्रिक फंक्शन का बताया था। तो आप लोगों को इन थ्योरम्स के प्रूफ अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि एक थ्योरम तो डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें कोई नया नहीं होता। ठीक है, थ्योरम एज इट इज आएगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको उसका प्रूफ लिखना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थ्योरम के अंदर क्या दिया है ये हम लोग पहले डिस्कस करते हैं, फिर इसको प्रूफ कैसा करना है, लिखना कैसा है, ये देखते हैं। तो करना क्या है बेटा, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कहां पर टेंजेंट है, एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a। देखिए, आपके पास एक कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x इज इक्वल टू a, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट निकाली गई है। सो उस टेंजेंट का स्लोप क्या है, f डैश ऑफ a है, ये आपको प्रूव करना है। अब f डैश ऑफ a का मतलब क्या, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट दिस पॉइंट, ये f डैश ऑफ a का मतलब होता है। ठीक है बेटा, तो हमें ये प्रूव करना है। सो जो दिया है उसको तो पहले लेना पड़ेगा, उनके हिसाब से हमें एक कर्व लेना है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन जिसका कर्व हम लोग ये इस तरीके से ले लेते हैं। सो दिस इज आवर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अब हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, कर्व के ऊपर का एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, a। सो दिस इज a, x कोऑर्डिनेट इज a, यहाँ पर a ही लिख देता हूँ मैं। सो ये पॉइंट है, और इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑब्वियसली f ऑफ a होगा। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आते कि y कोऑर्डिनेट f ऑफ a कैसे। तो बेटा, आपका फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। तो अगर किसी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, तो x की जगह पर उसको रखो, y का वैल्यू मतलब y कोऑर्डिनेट होता है। सो x की जगह पर अगर मैंने a लिख दिया, तो आपको इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिला f ऑफ a। तो बेसिकली अगर आप इस पॉइंट को बोलते हो p, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या मिले आपको, a मिला इसका x कोऑर्डिनेट, और f ऑफ a है इसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो p पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है a, f ऑफ a। मैंने अब तक कुछ भी नया नहीं किया है, आपके पास x एक्सिस है, ओरिजिन है, y एक्सिस है। ठीक है, आपने एक कर्व लिया है इस तरीके से, कि कोई भी आपको एक फंक्शन लेना था जिसका कर्व चाहिए था, तो आपने एक कर्व लिया है। ठीक है, अब आपने इस कर्व के ऊपर का एक पॉइंट लिया जिसका x कोऑर्डिनेट क्या है, a है। ठीक है, तो अगर उसका x कोऑर्डिनेट a है, तो दिए हुए फंक्शन के हिसाब से उसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा f ऑफ a। अब बेटा, हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट पर निकाली गई टेंजेंट का स्लोप f डैश ऑफ a आता है, ये बताना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के थोड़े से दूर, इसी कर्व पर इस पॉइंट से दूर एक पॉइंट लेते हैं जिसका x कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है। देखिए, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस तो है, तो ये डिस्टेंस बहुत स्मॉल है बेटा। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को अगर मैं h बोलता हूं, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, a प्लस h, क्योंकि मैं इतने डिस्टेंस को क्या बोल रहा हूँ बेटा, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ h। ठीक है, सो आपने h इतने डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया है, ऐसा बोल सकते हो। सो इस पॉइंट का अगर x कोऑर्डिनेट a प्लस h है, तो a प्लस h को यहाँ पर रखो, तो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, एंड दैट y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट व्हाट, f ऑफ a प्लस h। ठीक है, सो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ q पॉइंट। सो इस q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बन गए a प्लस h, f ऑफ a प्लस h। ठीक है बेटा, अब इन दो पॉइंट्स में से पास होने वाली एक मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ। एक लाइन मैंने ड्रॉ की p और q पॉइंट्स में से पास होने वाली, क्योंकि हमारे पास कर्व है और कर्व के ऊपर के दो पॉइंट्स को ये लाइन पास करके जा रही है, तो हम ऐसे लाइन को सेकंड कहते हैं बेटा। ठीक है ना, तो ये PQ जो है वो हमारी सेकंड बन गई। तो आखिर में तो ये है तो एक लाइन ही। ठीक है, सो ये जो सेकंड है आपका, सेकंड लाइन जो है, सो इस लाइन के ऊपर के आपके पास दो पॉइंट दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, सो अगर आपको तो नॉलेज है लाइन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर,
कि किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए, या तो इंक्लिनेशन होना चाहिए लाइन का, या फिर लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स। तो अगर आपके पास लाइन का इंक्लिनेशन दिया है तो tan थीटा उसका स्लोप होता है, और अगर लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स है तो आप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 लिख के उसका स्लोप लिख सकते हैं। तो बेटा मुझे अगर इस सेकंड PQ का स्लोप लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा? तो इस सेकंड के ऊपर के दो पॉइंट्स है मेरे पास P और Q, दोनों के भी कोऑर्डिनेट्स मेरे पास है, तो मैं आराम से स्लोप ऑफ PQ क्या लिख सकता हूँ? स्लोप ऑफ PQ मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1, मतलब क्या? देखिए इसको अगर आप x1 y1 बोलते हो तो इसको x2 y2 बोलो, तो y2 माइनस y1 मतलब ये y2 मतलब इसको अगर आप y1 बोल रहे हो मतलब y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, y2 मतलब q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, सो y2 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a एंड डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a, सो a कैंसिल हो जाएगा तो बेटा बचेगा क्या? f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h आपके पास बचा रहेगा। सो ये बन गया बेटा आपका स्लोप ऑफ PQ, स्लोप ऑफ PQ। सो सेकंड PQ का ये स्लोप बन गया। तो ठीक है, अब इसका और हमें जो प्रूव करना है उसका क्या संबंध है? तो देखिए हमें क्या करना है, हमें P पॉइंट पर निकाली जाने वाली टेंजेंट का स्लोप f डैश ऑफ a आता है, ये हमें बताना है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, P पॉइंट के थोड़ा नजदीक एक Q पॉइंट लिया और फिर PQ में से पास होने वाली सेकंड का हम लोगों ने स्लोप लिखा है। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करना है और इमेजिनेशन भी करना है। क्या ऑब्जर्व करना है कि कैसे मैं इस सेकंड को P पॉइंट पर टेंजेंट बनाऊं। तो अगर मुझे इस सेकंड को अगर मुझे P पॉइंट पर टेंजेंट बनाना है, टेंजेंट का मतलब तो पता है आपको, टेंजेंट मतलब छूती हुई जाने वाली लाइन किसी भी कर्व का। अगर आप किसी भी कर्व पर टेंजेंट निकालना चाहते हो तो कर्व के ऊपर का पॉइंट एक पॉइंट और लाइन के ऊपर का एक पॉइंट अगर कॉमन होता है तो उस लाइन को उस कर्व का टेंजेंट बताया जा सकता है। तो मतलब आपको पता है कि अगर मुझे इस कर्व को P पॉइंट पर टेंजेंट निकालनी है तो आपको P में से पास होने वाली एक लाइन चाहिए। तो आप इस सेकंड को क्या P के ऊपर निकाली गई टेंजेंट में कन्वर्ट कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखिए आपको इस सेकंड को इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। अगर आप इस सेकंड को ऐसे मूव करते हो, यहां से लेकर तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करके यहां तक लाते हो, तो ये क्या बन जाएगी बेटा? सेकंड बन जाएगी। ठीक है ना, सॉरी टेंजेंट बन जाएगी। तो मतलब P पर आपकी टेंजेंट कैसे निकाली जाएगी? ये यहां पर ऐसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, दिख रही है टेंजेंट? कहाँ का आपका P पॉइंट? ये P पॉइंट है। सो दिस इज द टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट है, ऐसा मान लो, थोड़ी लंबी निकाल दो ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये टेंजेंट है। अब ये टेंजेंट आई कैसे? तो आपको सेकंड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे सॉरी, सेकंड को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो आपको टेंजेंट मिलेगी। लेकिन ये मूव करने का क्या मतलब होता है? तो ये इस तरह, ये सेकंड इस डायरेक्शन में मूव तभी होगी जब Q पॉइंट दौड़ते हुए P की तरफ आएगा। तो इस कर्व के ऊपर Q को दौड़ लगानी है P की तरफ। तो Q दौड़ता हुआ जैसे जैसे P के नजदीक आएगा वैसे वैसे, देखिए जैसे जैसे Q अपनी पोजीशन चेंज करते जाएगा तभी तो आपका जो सेकंड है वो रोटेट होता जाएगा। मतलब मान लीजिए Q यहाँ से यहाँ तक आ गया तो आपका सेकंड कहाँ जाएगा? ऐसे बन जाएगा। फिर Q और P के नजदीक आ गया, ऐसे ऐसे करते करते एक पोजीशन को टेंजेंट बन जाएगा। तो बेटा इस इमेजिनेशन से हमें ये समझ में आता है कि जैसे जैसे Q P के नजदीक जाएगा वैसे वैसे सेकंड टेंजेंट बनने के नजदीक जाएगी। ठीक है ना? तो Q P के जितने नजदीक होगा उतना P और Q के बीच का डिफरेंस कम होते जाएगा और सेकंड क्या होती जाएगी? टेंजेंट में कन्वर्ट होने के लिए बहुत नजदीक रहेगी टेंजेंट बनने के, सेकंड हमारी। तो हमें यह समझ में आता है कि जो हमारा टेंजेंट है बेसिकली दैट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सेकंड PQ। मतलब सेकंड PQ का वो लिमिटिंग पोजीशन है टेंजेंट जो। क्यों मैं कह रहा हूं लिमिटिंग पोजीशन? क्योंकि देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, टेंजेंट एट P मतलब एट पॉइंट P इज द लिमिट ऑफ, मैं ऐसे कह सकता हूं लिमिट ऑफ सेकंड PQ
सेकंड पी क्यू व्हेन क्यू टेंड्स टू पी। अब आपको तो पता है बेटा क्यू टेंड्स टू पी का मतलब क्या होता है कि क्यू पी की तरफ अप्रोच हो रहा है। क्यू और पी दोनों इक्वल नहीं है, बस क्यू पी की तरफ अप्रोच हो रहा है। अब अप्रोच तो हो रहा है लेकिन पी के बहुत ज्यादा नजदीक है, मतलब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ना के बराबर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप बोल सकते हो कि ये जो सेकंड है इट इज द लिमिटिंग पोजीशन, ये जो टेंजेंट है इट इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सेकंड। सेकंड का ये लिमिटिंग पोजीशन है टेंजेंट एट पी। समझ में आ रही बात? तो अगर ऐसा है तो होगा क्या बेटा, जब आपका क्यू पी की तरफ जाएगा तब पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा। देखो पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, h जितना डिस्टेंस हमने लिया है। सो एज क्यू टेंड्स टू पी, जैसे जैसे क्यू पी की तरफ जाएगा h विल टेंड टुवर्ड्स 0। दोनों के बीच का डिफरेंस बिल्कुल 0 की तरफ जाएगा। जैसे क्यू पी की तरफ बढ़ेगा वैसे ही h 0 की तरफ बढ़ेगा, मतलब h 0 बन जाएगा। तो अब यहां से आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, देखिए तो अगर लिमिटिंग पोजीशन ऑफ सेकंड पी क्यू अगर टेंजेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, लिमिट ऑफ स्लोप ऑफ सेकंड पी क्यू एज h टेंड्स टू 0। देखो q टेंड्स टू p है तो उसकी जगह मैं h टेंड्स टू 0 ले सकता हूं। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन स्लोप ऑफ सेकंड क्या है बेटा, स्लोप ऑफ सेकंड क्या है, स्लोप ऑफ सेकंड है सेकंड पी क्यू है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय एच एज एच टेंड्स टू 0। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट एफ डैश ऑफ ए। फर्स्ट प्रिंसिपल से तो आपको पता है ये क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, है ना। तो ये एफ डैश ऑफ ए, इसका मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p is nothing but f dash of a। ये आप लोगों ने प्रूव करके बताया। सो बेटा इसी तरीके से आप अगर इसका प्रूफ लिखेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस आपको डायग्राम सही तरीके से निकालनी है और ये चीजें अच्छे से लिखनी है। ठीक है, तो इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। एक बार आपको चीज समझ में आ गई कि बेसिकली जो सेकंड है उसका लिमिटिंग पोजीशन टेंजेंट होता है, तो जो सेकंड का स्लोप आएगा उसका अगर हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं तो हमें टेंजेंट का स्लोप मिलने वाला है। ठीक है बेटा, अब ये तो था हमारा थ्योरम। इस थ्योरम से हमें क्या समझ में आता है, टेंजेंट कोई भी अगर फंक्शन दिया है तो ऑब्वियसली अगर वो फंक्शन कर्व रिप्रेजेंट करता है, देखो ये बात ध्यान में रखना है कि हम सिर्फ ऐसे ही फंक्शन के साथ में डील करेंगे जिसका ग्राफ कर्व आता हो। ठीक है ना, तो अगर वो कर्व है तो उसके जितने भी पॉइंट्स पर टेंजेंट निकाली जाती है जा सकती है, तो उस पॉइंट पर निकाले गए टेंजेंट का स्लोप हम डेरिवेटिव की हेल्प से निकाल सकते हैं। ये हमें समझ में आता है। तो बेसिकली डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही होता है कि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हो तो आप उस फंक्शन के का जो कर्व है तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पर निकाली जाने वाले टेंजेंट का आप स्लोप निकालते हो। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग डेरिवेटिव का याद रखना है आपको। अब दूसरी बात बेटा, जैसे कि आपने देखा कि ये आपकी टेंजेंट है एट पॉइंट पी, तो इस टेंजेंट को अगर आप परपेंडिकुलर निकालते हो कोई, जैसे मान लीजिए मैं दूसरे पॉइंट पर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने टेंजेंट लिया है। ठीक है, अब इस पॉइंट पर मैंने टेंजेंट निकाला, ये पॉइंट है ए ग्राफ के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर। ठीक है, ये एक्स और एक वाई एक्सिस के ऊपर। सो दिस इज योर ए पॉइंट। तो इस टेंजेंट को जिस भी पॉइंट पर टेंजेंट है इसको अगर आप परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो जो कि ए में से पास होने वाली है तो इसको बोला जाता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब ये होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो टेंजेंट का नॉर्मल कौन होता है, कर्व के लिए नॉर्मल कौन रहेगा, तो जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है ना, तो जब मैं नॉर्मल की बात करूंगा आगे हमें एग्जांपल सॉल्व करना है, तो नॉर्मल क्या रहेगी, ये लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है कर्व और टेंजेंट का, तो इसी पॉइंट में से पास होने वाली और जो टेंजेंट को परपेंडिकुलर है ऐसी लाइन को हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल है बेटा। तो अगर इस टेंजेंट का स्लोप एफ डैश ऑफ ए है तो नॉर्मल का स्लोप क्या रहेगा, देखो अगर मैं नॉर्मल के स्लोप को m बोलता हूं तो ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होने की वजह से इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1 आएगा। सो नॉर्मल का स्लोप क्या बन जाएगा बेटा, -1 बाय एफ डैश ऑफ ए। ठीक है, सो टेंजेंट का स्लोप होता है एफ डैश ऑफ ए। जब आप मतलब
टेंजेंट का स्लोप एफ डैश ऑफ ए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट पर आप टेंजेंट निकालते हो। अगर किसी और पॉइंट पर निकाले, मान लीजिए ये पॉइंट बी है और यहाँ पर टेंजेंट आप निकाल रहे हो इस तरीके से, तो इसका स्लोप बन जाएगा एफ डैश ऑफ बी, ठीक है ना। और उस टेंजेंट पर जो नॉर्मल निकाला जाएगा, उस टेंजेंट पर जो आप लोग नॉर्मल निकालेंगे, तो उस नॉर्मल का जो स्लोप रहेगा दैट विल बी -1 बाय एफ डैश ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पर -1 बाय एफ डैश ऑफ ए। तो ये सारी चीजें तो आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप के बारे में क्या होता है, क्या नहीं। तो ये था थ्योरम का प्रूफ बेटा। अभी हम लोग सीधा एग्जांपल की तरफ जाएंगे और देखेंगे एग्जांपल्स एक्सरसाइज के अंदर के। अच्छा, एक और चीज रहेगी कि आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड जर्क। तो ये सारी चीजें भी दी है, हालांकि इसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल तो हमारे पास है नहीं एक्सरसाइज के अंदर, लेकिन दिया है उन लोगों ने। तो आपको फिजिक्स के अंदर पता होता है कि अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टी दिया है, मतलब डिस्प्लेसमेंट को एस से डिनोट करते हैं, इट इज डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ टी दैट इज एस इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ds बाय dt, जिससे डिनोट किया जाता है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, ठीक है। फिर वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज अगर आप निकालते हो d2s बाय dt2, तो इसको बोला जाता है बेटा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप चाहो तो वेलोसिटी को डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, दैट इज dv बाय dt, दैट विल आल्सो गिव यू एक्सेलरेशन। और अगर आप एक्सेलरेशन को डिफरेंशिएट करते हो, मतलब da बाय dt निकालते हो, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द जर्क। या फिर आप वेलोसिटी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल सकते हो, d2v बाय dt2, दैट विल बी द जर्क, ठीक है बेटा। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर के एग्जांपल काफी सिंपल होते हैं। आप लोग फिजिक्स में भी सॉल्व किए होंगे। अभी हमारे यहाँ पर पिछले साल थे ये, लेकिन अभी हटाए गए हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स आए हैं। तो ये बहुत सिंपल होते हैं बेटा एग्जांपल। मतलब ऐसा मान लीजिए कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ रहेगा और एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोलेंगे, कुछ और कंडीशन दी हुई रहेगी। तो अगर एग्जांपल्स आते हैं तो मैं ये चीजें बताऊंगा आपको, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि इसके अंदर जर्क क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बेसिकली ये जो रेट मेजर बोलते हैं हम लोग, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। देखिए, डेरिवेटिव का यूज एज अ रेट मेजर किया जाता है। ये तो हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखा अभी, जो इसके पहले देखा था टेंजेंट वाला। सो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर जो बोला जाता है बेटा, तो इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली डेरिवेटिव पहचाना किस चीज के लिए जाता है, चेंज इन वन क्वांटिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी के लिए। तो ये बेसिकली कैसे किया गया है, तो देखिए आपके पास एक फंक्शन है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस फंक्शन के देखो, अब ये जो फंक्शन है आपका, ये x इसके अंदर इनपुट है और एफ ऑफ एक्स आपका आउटपुट है। तो आपका x के अंदर जो चेंज होने वाला है उसके रिस्पेक्ट में फंक्शन के अंदर चेंज होगा। तो x के अंदर मान लीजिए अगर चेंज होता है x प्लस एच, तो एफ ऑफ एक्स के अंदर चेंज क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मतलब एफ ऑफ एक्स के अंदर चेंज नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स बदल के एफ ऑफ एक्स प्लस एच बन जाएगा, नया वैल्यू मिलेगा। तो चेंज इन फंक्शन क्या हुआ है आपके पास, चेंज इन फंक्शन। देखो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स था, और इनपुट क्या था एक्स। एक्स के अंदर आपने एच ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपको मिल गया एक्स प्लस एच। तो इसके अकॉर्डिंग आपके एफ ऑफ एक्स में चेंज हुआ एफ ऑफ एक्स प्लस एच, मतलब एफ ऑफ एक्स यहां से एफ ऑफ एक्स प्लस एच पर पहुंचा। तो आपको इन दोनों के बीच में जो चेंज हुआ है वो कैसे आप निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये बन गया इन दोनों के बीच का चेंज, ठीक है ना। और चेंज इन इनपुट वेरिएबल, जो आपका इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, इसके अंदर चेंज कितना हुआ, चेंज इन इनपुट कितना है, दैट इज x प्लस एच माइनस एक्स, विच इज नथिंग बट h। सो h इज योर चेंज। कुछ लोग इसको डेल्टा x से भी डिनोट करते हैं, इस तरीके से डेल्टा निकलते हैं या फिर इस तरीके से डेल्टा। तो वो लोग क्या करते हैं, x के अंदर के चेंज को x प्लस डेल्टा x बोलते हैं, और इसके अंदर के चेंज को x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x ऐसे लिखते हैं। तो वो सिर्फ नोटेशन का फर्क है, बाकी तो चीजें सेम है। तो ये तो सिंपल चेंज हुआ, चेंज इन फंक्शन, मतलब चेंज इन वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी, ये तो सिंपल चेंज है। जैसे आप लोग कोई भी इक्वेशन लिखते हो, जैसे आप लोगों ने अभी लिखा था ना, s इज इक्वल टू 4t स्क्वायर लिखा है,
तो मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में आपके ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होने वाला है, एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा। तो जैसे जैसे टाइम बदलते जाएगा वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का प्लेस भी बदल जाएगा। डिस्प्लेस होने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, अपनी जगह छोड़ देना। तो ये जगह छोड़ने वाला सिलसिला किसके साथ में रिलेटेड है? टाइम के साथ में रिलेटेड है। अब इन दोनों के बीच का कुछ ना कुछ रिलेशन दिया हुआ रहेगा। तो आप चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके लिए डेरिवेटिव की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आपको अगर देखना है कि मान लीजिए कि 5 सेकंड के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो आपके पास आप इनिशियली देखिए आप कहां पर थे, और फिर 5 सेकंड्स के बाद आप ढूंढिए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 5 यहां पर रखकर, और फिर ओरिजिनल पोजीशन और बाद के पोजीशन दोनों का डिफरेंस ले लो। तो उसमें से आपको क्या मिल जाएगा? चेंज इन एस मिल जाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, और वो चेंज कहां से होगा? विथ रिस्पेक्ट टू टी के साथ में होगा। तो ये सिर्फ चेंज बन गया। लेकिन अगर आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है बेटा, सिर्फ अगर आप चेंज निकाल रहे हो वो तो ऑर्डिनरी है, मतलब वो तो बहुत हम बोल सकते हैं कि प्राइमरी बात है कि आपको कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो फंक्शन के डेफिनेशन का यूज करके आप अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर टी के अंदर चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में एस के अंदर चेंज होगा ही, और चेंज कितना हुआ है तो आप फाइनल चेंज माइनस इनिशियल चेंज निकालो तो आपको सिर्फ चेंज मिल जाएगा। लेकिन रेट ऑफ चेंज की जब बात होती है, जिसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोला जाता है, बेसिकली डिफरेंशिएशन का वही मीनिंग है कि बहुत छोटा चेंज अगर आपको पकड़ना है तो उसके लिए डेरिवेटिव का यूज किया जाता है। मतलब बहुत बड़े चेंज की बात नहीं हो रही है। तो अगर छोटे से छोटा जो चेंज होने वाला है, बहुत माइन्यूट चेंज जिसको इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज किया है, तो इस छोटे चेंज को पकड़ने के लिए डेरिवेटिव यूज होता है। कैसे यूज होता है बेटा? तो ये तो ऊपर वाला चेंज था जो टी के रिस्पेक्ट में एस में हो रहा है, लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस चेंज निकालना है, मतलब बहुत छोटा अगर टी के अंदर जो हम बहुत माइन्यूट है चेंज, तो उस समय क्या रहेगा? तो वैसे समय में हम क्या करते हैं, तब हम लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं। देखिए मैं अब आपको डेफिनेशन की तरफ लेके जाता हूँ। तो अगर आपका दिया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और उसके अंदर चेंज क्या हो रहा है? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, बेसिकली पहले आपका फंक्शन ऐसे था, इनपुट के अंदर ये चेंज होने के बाद में फंक्शन का वैल्यू ये बन गया है। अब आप ये जो चेंज इन एफ ऑफ एक्स हुआ है उसको अगर डिवाइड करते हो चेंज इन एक्स से, इनपुट से, तो वो तो चेंज इन ये क्या है, इसके अंदर का चेंज क्या है? एक्स प्लस एच माइनस एक्स, दैट इज एच। अब यहां पर बेटा चेंज कितना हुआ है इस बात को समझिए। आपका वेरिएबल था x, वो x से x प्लस h बना है। अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना है, मतलब बहुत बारीक डिफरेंस अगर आपको निकालना है, उसका भी रेट निकालना है, किस तरीके से चेंज होने वाला है। देखो जब आप सिर्फ ये वाला क्वांटिटी निकालते हो तब आपको सिर्फ चेंज मिलता है, चेंज होने का तरीका नहीं मिलता, पैटर्न नहीं मिलता आपको, ठीक है ना। लेकिन जब आप f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय h, और यहां पर आप लेते हो लिमिटिंग वैल्यू व्हेन योर h अप्रोचेस टू 0, मतलब आपका कहना है कि ये जो x चेंज होके x प्लस h बन रहा है ना, तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? h का आ रहा है, स्मॉल चेंज आ रहा है ना। तो भैया इस स्मॉल चेंज को भी जीरो की तरफ लेके चलो, मतलब ये जो चेंज ऑलरेडी बहुत स्मॉल होता है इसको आप इतना स्मॉल बना दो कि बिल्कुल ये जीरो ही बन जाए। समझ रहे हो बात को? कितने छोटे से चीज की बात हो रही है। तो लिमिट तभी यूज होता है जब बहुत छोटे चीज के बारे में बात करनी होती है। बेसिकली फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू निकालते समय भी यही केस था। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक वेरिएबल खुद को चेंज कर रहा है, कितने से चेंज कर रहा है? h से। अब हमारा ये कहना है कि भैया आप इस h को भी जीरो की तरफ लेके जाओ। तो अगर आप h को जीरो की तरफ लेके गए तो ये जो लिमिटिंग वैल्यू आप निकाल रहे हो वो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। वो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। समझ में आ रही बात? सो ये रेट ऑफ चेंज होता है डेरिवेटिव का मतलब। सो बेसिकली ये तो एवरेज चेंज होता है जो हम लोग निकालते हैं, और इस एवरेज चेंज को अगर आप लिमिट लगा देते हो तो वो बन जाता है डेरिवेटिव, या फिर उसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस चेंज बोला जाता है उसको, ठीक है। सो समझ में आई बात? तो ये था बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब रेट मेजर के हिसाब से। तो बेसिकली आप जो डेरिवेटिव पढ़ते हो तो इसको अगर हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो बेसिकली एक होता है
डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डेरिवेटिव निकालने की प्रोसेस। डिफरेंशिएशन मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। सो वो आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल का है इसका यूज करो, और भी बाकी चीजें उसका यूज करो। वही सेकंड टॉपिक पूरा वही था, सॉरी फर्स्ट टॉपिक पूरा वही था जो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा, इसलिए उसको नाम ही डिफरेंशिएशन दिया था। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन टॉपिक के अंदर हमें समझ में आता है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन क्या है? प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव है, ठीक है। तो दूसरी चीज होती है डिफरेंशिएबिलिटी। अब डिफरेंशिएबिलिटी में क्या मतलब होता है डिफरेंशिएबिलिटी का? तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकल सकता है कि नहीं, ये हम लोग चेक करते हैं। सो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ही वही होता है कि कोई भी दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि दिया हुआ फंक्शन कोई भी है तो हम उसका डेरिवेटिव निकाल ही पाएंगे, तो ये पता नहीं चलता जब तक हम उसको चेक नहीं करते। तो वो चेक करने के लिए क्या तरीका है हमारे पास? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आनी चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये डिफरेंशिएबिलिटी है। तो जब हम डेरिवेटिव टॉपिक पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक होता है डिफरेंशिएबिलिटी। इस चीज को समझना कि हर फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं है। तो सॉरी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है मेरी 2 दिन से। हाँ, तो डिफरेंशिएबिलिटी एक चीज होती है कि जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल है या नहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। और एक होता है डिफरेंशिएशन, दैट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। सो डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। अब होता है उसका एप्लीकेशन। तो बेसिकली डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है? तो रेट मेजर होता है। इंस्टेंटेनियस चेंज को हमें अगर मेजर करना है तो किसी भी दो क्वांटिटीज में विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग ये डेरिवेटिव वही है, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब समझ गए, डिफरेंशिएशन का मतलब समझ गए, डेरिवेटिव का मतलब एप्लीकेशन के हिसाब से कि रेट मेजर करना होता है एक क्वांटिटी का दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, चेंज होने का रेट क्या है। और एक ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन भी है, दैट इज व्हाट दिस फाइंडिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो अगर इस लेवल पर आप इन 4 चीजों को अगर अच्छी तरीके से पकड़ पाते हो तो आप कंसेप्चुअली अच्छे हो गए और आप लोग एग्जाम्पल भी अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। तो इन चारों तरीकों को आपको अच्छे से समझना है। तो पहला जो टॉपिक था कौन सा वाला? 11th के अंदर जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी थी उसके अंदर आप लोगों ने देखो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव का मतलब थोड़ा सा आप लोग समझ गए थे 11th के अंदर, ठीक है। फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आप लोगों ने डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस किया। फिर 12th के अंदर डिफरेंशिएशन टॉपिक जो पढ़ा इसके अंदर आपने मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन देखा, मतलब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए गिवन फंक्शन। सो डिफरेंशिएशन हो गया। अब आप लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, इसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे रेट मेजर एंड ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेटिव जुड़ा हुआ है। अगर आप लोग इसको अच्छे से अभी समझ जाते हो तो बेटा इंजीनियरिंग में चाहे आप आईआईटी में जाओ, एनआईटी में जाओ या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओ, अगर आईआईटीज में जाते हो तो काफ़ी अच्छे से आपको कैलकुलस समझ में आएगा। अगर वहाँ जाने के बाद ये सारी चीज़ें शुरुआत करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। तो अगर इस लेवल पर ये चीज़ समझ जाते हो, फिर अच्छे लेवल के एग्जाम्पल सॉल्व करते हो तो कैलकुलस पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा जब आप इंजीनियरिंग को जाओगे, ठीक है। तो अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे, मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैंने बताया था बेसिकली रेट मेजर के बारे में, तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन जर्क के ऊपर के एग्जांपल फिलहाल एक्सरसाइज में तो नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों के ऊपर है। सो ये रेट मेजर के ऊपर भी है और टेंजेंट के ऊपर भी रहेंगे, ठीक है बेटा। तो एक्सरसाइज अभी सॉल्व करते हैं, तो मैं एग्जांपल्स लिखता हूँ फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.1 से। क्वेश्चन क्या है? हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है टू द फॉलोइंग कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स ऑन देम। तो ये सारे कर्व्स है, 7 एग्जांपल्स दिए हैं, 7 डिफरेंट फंक्शंस है, उनके अगेंस्ट पॉइंट दिए हैं, इस पॉइंट पर निकाली जानी। देखो एक कर्व है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, उस पॉइंट पर एक टेंजेंट निकाली है, उसका आपको इक्वेशन लिखना है और उसके नॉर्मल का भी इक्वेशन लिखना है। तो बेटा बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और उसको आपको ढंग से ही लिखना पड़ेगा।
अगर ढंग से नहीं लिखते हो, सिर्फ आंसर करके आता है तो आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए मैं लिखना कैसे वो बता देता हूँ आपको, फिर बाकी के हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो कोई भी एक ले लेते हैं, चलिए मान लीजिए फिफ्थ वाला लेते हैं। सो फिफ्थ के अंदर फंक्शन क्या दिया हुआ है, लिखेंगे गिवन फंक्शन इज x टाइम्स sin 2y इज इक्वल टू y टाइम्स cos 2x, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो भी फंक्शन दिया है, ठीक है, तो हम इसको y इन टर्म्स ऑफ x नहीं लिख सकते, मतलब एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये तो बेटा इम्प्लिसिट फंक्शन है, हमें पता है इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो हमें dy बाई dx निकालना पड़ेगा, और dy बाई dx निकालने के बाद में इस पॉइंट पर हमें स्लोप निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आपको एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, इस फंक्शन का आप dy बाई dx निकालेंगे, और जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर उसका वैल्यू क्या आता है। जैसे यहाँ पर पॉइंट दिया पाई बाई 4 कॉमा पाई बाई 2, तो अगर आपका जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव के अंदर x और y दोनों वेरिएबल आते हैं, तो दोनों वैल्यू आपके काम आएगी। अगर एक ही वेरिएबल आता है x, तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो dy बाई dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपको जो भी वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट दिस पॉइंट। मान लेते हैं कि इस फंक्शन का कर्व कुछ ऐसे आता है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट यहाँ पर है, तो इस पॉइंट पर जो निकाली जाने वाली टेंजेंट है, इसका जो स्लोप है वो है ये वैल्यू dy बाई dx एट दिस पॉइंट। सो ये एक बार स्लोप मिल गया, तो इसी टेंजेंट के ऊपर ये पॉइंट है आपका, तो आपके पास स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो बस पूरा खेल यही चीज के ऊपर डिपेंड है। पहले आप डेरिवेटिव निकालो, उससे आपको उस पॉइंट पर निकाली जाने वाली टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, फिर आपके पास टेंजेंट के ऊपर का पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पता है, स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो। दूसरी चीज, आपको इसी पॉइंट में से पास होने वाली नॉर्मल, जो इस टेंजेंट को नॉर्मल है, इसका भी इक्वेशन लिखना है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो अगर आपके पास इसका स्लोप है, मानते हैं एफ डैश ऑफ ए, तो इसका स्लोप आपको मिल जाएगा माइनस वन बाई एफ डैश ऑफ ए। अब ये पॉइंट इस टेंजेंट के ऊपर है, तो नॉर्मल के ऊपर भी है, तो फिर से नॉर्मल के लिए भी स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो पूरे के पूरे एग्जांपल में यही दिमाग आपको लगाना है, ठीक है बेटा। तो चलिए, फंक्शन क्या है दिया हुआ, ये वाला फंक्शन है x इंटू साइन 2y इज इक्वल टू y इंटू कॉस 2x। तो सबसे पहले इसको अच्छे से लिखना है। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है। सो पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव sin 2y का डेरिवेटिव cos 2y, ठीक है। और फिर 2y का डेरिवेटिव लिखना है, 2y का डेरिवेटिव आएगा 2 इंटू y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx। अब मैंने सब कुछ एक ही स्टेप में लिखा है, आपको इसको थ्री स्टेप्स में लिखना पड़ेगा। मतलब कैसे, देखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव मतलब dy बाई dx ऑफ sin 2y, ठीक है ना, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव दैट इज dy बाई dx ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू, फिर राइट हैंड साइड में भी वही बात, ठीक है। सो पहला फंक्शन एज इट इज, फिर dy बाई dx ऑफ cos 2x, फिर दूसरा फंक्शन एज इट इज dy बाई dx ऑफ y। तो ये आपको पूरा मतलब दो तीन स्टेप्स लेके अच्छे से निकालना है। फिर आप x इंटू इसका डेरिवेटिव निकालने जाएंगे, तो sin 2y का डेरिवेटिव आएगा cos 2y, फिर आप लिखेंगे dy बाई dx ऑफ 2y। समझ रहे हो बात को, तो ये इस तरीके से लिखना है आपको। फिर 2y का डेरिवेटिव आएगा 2, फिर dy बाई dx ऑफ dy, सिर्फ y का डेरिवेटिव। तो ऐसे करते करके आपको जाना है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पर बेटा, ठीक है। अब आपको तो वो बात पता ही है, डिफरेंशिएशन पूरा सॉल्व करना है। सो इसका डेरिवेटिव पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव cos 2y, 2y का डेरिवेटिव 2, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज दैट इज sin 2y एज इट इज, x का डेरिवेटिव आएगा 1 इज इक्वल टू y एज इट इज, cos 2x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव आएगा 2, प्लस cos 2x एज इट इज, y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई dx, ठीक है। सो बेटा यहाँ पर dy बाई dx वाले टर्म्स को इकट्ठा करो, तो आपके पास है 2x cos 2y, ये अगर इधर आ जाएगा तो माइनस cos 2x बन जाएगा, और इसके बाहर है dy बाई dx, ठीक है। सो मैंने डायरेक्टली इसको कॉमन लिया है, 2x cos 2y माइनस cos 2x, dy बाई dx कॉमन आया। अब राइट हैंड साइड में क्या बचा है आपके पास, माइनस 2y sin 2x माइनस sin 2y,
इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके आया, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास बचा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2y sin 2x माइनस sin 2y डिवाइडेड बाय 2x cos 2y माइनस cos 2x, ठीक है। तो अब ये जो कुछ भी आया है इससे हमें मतलब नहीं है, ये तो हमारा आ गया डेरिवेटिव। अब हमें डेरिवेटिव निकालना है एट दिस पॉइंट, तब जाके हमें उस टेंजेंट का स्लोप मिलेगा। सो dy बाई डी एक्स मैं लिखूंगा एट पाई बाय 4 पाई बाय 2। तो दिए हुए डेरिवेटिव में जहां पर भी x है वहां पर आएगा पाई बाय 4, जहां पर भी y वहां पर आएगा पाई बाय 2। सो -2 टाइम्स यहाँ पर आएगा पाई बाय 2 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू एक्स की जगह पर आएगा पाई बाय 4 माइनस साइन इंटू 2 y की जगह पर आएगा पाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स x की जगह पर आएगा पाई बाय 4 इंटू कॉस 2y y की जगह पर आएगा पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 2x x की जगह पर आएगा पाई बाय 4। सो ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, फिर ये 2 कैंसिल हुआ। चलिए हम इसको अच्छे से लिखते हैं। सो यहाँ पर बचा माइनस पाई और ये बचा यहाँ पर पाई बाय 2। सो साइन पाई बाय 2 का वैल्यू आता है बेटा 1। सो यहाँ पर आपके पास बचा है माइनस पाई और यहाँ पर साइन पाई बचा है। साइन पाई तो 0 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं डिनोमिनेटर के अंदर। ये 2 टू ज़ा 4, ये पाई बाय 2 बचा यहाँ पर और cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पाई बाय 2 बचा है, cos पाई बाय 2 का वैल्यू 0, तो ये बचेगा ही नहीं। तो बेसिकली आपके पास नेगेटिव इंटू नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, पाई पाई कैंसिल, ये ऊपर जाके 2 बन जाएगा। तो बेसिकली ये जो 2 आया है dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट जो आपको मिला है, दिस इज द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है। अब आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसी के आगे लिख दो, दिस इज नथिंग बट व्हाट स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट लिखना जरूरी है एट पाई बाय 4 पाई बाय 2, ऐसे आप लिखेंगे। तो अगर ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट है एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो चलिए हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालना है। सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मींस आल्सो पाई बाय 4 पाई बाय 2 लाइज, लाई बोलेंगे, लाई ऑन द टेंजेंट and therefore equation of tangent by slope point form is given as follows, so y minus y1 डायरेक्टली लिखेंगे पाई बाय 2 इज इक्वल टू m का मतलब क्या है 2 आया था, 2 इंटू एक्स माइनस x1 पाई बाय 4, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2y माइनस पाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 टाइम्स 4x माइनस पाई 4x माइनस पाई डिवाइडेड बाय 4। सो ये बेसिकली 2 टू ज़ा 4 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y माइनस पाई इज इक्वल टू 4x माइनस पाई, तो दोनों तरफ का माइनस पाई कैंसिल, तो बेसिकली आपके टेंजेंट का इक्वेशन बन गया 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, प्लीज 2y को इधर ले गया। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट इज 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसमें से आप 2 कॉमन निकाल के 2x माइनस y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो। तो ये जैसे हमने टेंजेंट का इक्वेशन निकाला एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, अब नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए बेटा यहाँ पर लिखेंगे, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट था ना। सो नेक्स्ट स्लोप ऑफ नॉर्मल इज स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू ये स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 लिखो। सो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 बाय 2, ये 2 इधर चला जाएगा। तो आल्सो पाई बाय 4 पाई बाय 2 लाई ऑन द नॉर्मल, ये पॉइंट नॉर्मल पर भी है। सो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे लिखा जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म इज गिवन बाय y माइनस y1 मतलब पाई बाय 2 इज इक्वल टू m, अब m क्या है -1 बाय 2 इंटू x माइनस x1 दैट इज पाई बाय 4। तो इसका कैलकुलेशन करो बेटा, आपको नॉर्मल का भी इक्वेशन मिल जाएगा।
तो इस टाइप का हर एग्जाम्पल इसी मेथड से सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब सबसे पहले आप दिए हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है वो पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यूज रख दो, आपको टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करो और टेंजेंट का इक्वेशन लिखो। फिर आपके पास टेंजेंट का स्लोप है तो उसका रेसिप्रोकल अपोजिट साइन देकर रेसिप्रोकल लिखना है जो भी है। जैसे यहाँ पर 2 था टेंजेंट का स्लोप, तो नॉर्मल का स्लोप बन गया रेसिप्रोकल 1/2, और 2 का साइन पॉजिटिव है तो इसका साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो इसी तरीके से सभी एग्जांपल्स आप लोग सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही सिंपल टाइप के एग्जांपल्स है ये सबके सब। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बिल्कुल आ जाएंगे, और अगर ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं फिर तो कोई देखने का काम ही नहीं, आप 2 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो अभी भी थोड़ा सा टाइम है, तो मैं थर्ड एग्जांपल भी ले लूँगा। थर्ड एग्जांपल अभी डायरेक्टली सॉल्व करते हैं हम लोग, मतलब कैसे आता है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए थर्ड एग्जांपल के अंदर हमें क्या दिया है, x² माइनस √3xy प्लस 2y² इज इक्वल टू 5 दिया है, और पॉइंट क्या है √3, 2 है, इस पॉइंट पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले बेटा इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, 2x माइनस √3 इसका डेरिवेटिव, पहला फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव 1 प्लस 4y इंटू dy/dx आएगा इसका डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2x इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस √3x dy/dx माइनस √3y प्लस 4y dy/dx विच इज इक्वल टू 0। अब dy/dx को कॉमन ले लेते हैं, इसको बाजू में हटाएंगे, 2x माइनस √3y dy/dx को कॉमन लेते हैं, dy/dx प्लस dy/dx कॉमन ले तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा माइनस √3x प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। सो dy/dx आपको क्या मिलेगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव बनेगा, √3y माइनस 2x डिवाइडेड बाय माइनस √3x प्लस 4y, ठीक है, इसको डिवाइड किया। अब आप निकालेंगे स्लोप, सो dy/dx कौन से पॉइंट पर, एट √3, 2, सो x की जगह पर आएगा √3 इंटू 2, और ये यहाँ पर आएगा माइनस 2 टाइम्स √3 डिवाइडेड बाय, चलिए इसका न्यूमरेटर 0 हो रहा है तो मतलब पूरा इसका स्लोप 0 आएगा, मतलब इसका टेंजेंट ऐसा है कि जिसका स्लोप 0 है। हमें तो पता है सिर्फ x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब इस पॉइंट पर निकाली जाने वाली टेंजेंट पैरेलल है। अब अगर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस को तो उसका इक्वेशन कैसे होता है, उसका इक्वेशन होता है जो भी देखो x, आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए x एक्सिस, देखो x एक्सिस का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू 0, और जो भी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है उसका इक्वेशन तो y इज इक्वल टू k, और k क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पर इन दो पॉइंट्स में से y कोऑर्डिनेट कौन है, 2 है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा y इज इक्वल टू 2, ठीक है बेटा, y इज इक्वल टू 2 इसका इक्वेशन बन गया। अब आपको निकालना है इसके नॉर्मल का, इसकी नॉर्मल कौन है, इसकी नॉर्मल है उस पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन जो कि इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर है। अब इस टेंजेंट को जो भी परपेंडिकुलर रहेगी वो क्या होगी, y एक्सिस को पैरेलल होगी, तो y एक्सिस को जो पैरेलल होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल टू a होता है, तो ये क्या रहेगा इस पॉइंट में से पास होने वाला, दैट इज x इज इक्वल टू √3 इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। समझ में आई बात, ओ भाई समझ में आ रही बात, तो ऐसे है भैया, ये समझ में आ रहा है क्या, टाइम कितना बचा है, चलो 1-2 मिनट है मेरे पास। तो मतलब ये वाला एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जब आप स्लोप निकाल रहे हो मतलब डेरिवेटिव एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट निकाल रहे हो तो वो 0 मिल रहा है, और आपको पता है डेरिवेटिव जब 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मतलब y इज इक्वल टू k के फॉर्म में है। तो आप दूसरे तरीके से भी सोच सकते हो, अगर इसका स्लोप 0 आ रहा है तो x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस का स्लोप 0 होता है, दैट मींस इक्वेशन ऑफ द लाइन y इज इक्वल टू k के फॉर्म में रहेगी। अब वो लाइन, वो जो टेंजेंट है वो इस पॉइंट में से पास हो रही है, मतलब इसका y कोऑर्डिनेट जो रहेगा दैट विल रिप्रेजेंट द लाइन, सो y इज इक्वल टू 2 रहेगा लाइन का इक्वेशन, और जो इस लाइन को परपेंडिकुलर दैट इज द नॉर्मल। अब वो y एक्सिस तो नहीं है ना, तो y एक्सिस अगर होता तो एक कोऑर्डिनेट 0 होता उसका, तो ये y एक्सिस नहीं है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं y एक्सिस को पैरेलल लाइन है नॉर्मल जो है, तो y एक्सिस को पैरेलल जो लाइन होती है उसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू a, तो ये लाइन जो है नॉर्मल इस पॉइंट में से जा रही है तो इसका ये कोऑर्डिनेट क्या बन गया, x इज इक्वल टू √3, सो ये आ गया आपके नॉर्मल का इक्वेशन और ये है आपके टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन 1, बाकी के एग्जांपल्स होमवर्क है,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ, मेरा काम बचाने का काम नहीं कर रहा हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है, उनके ऊपर वीडियोस बना के भी टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का भी देख के और मेरा भी बना के। आप लोग इसको फ्लो में सॉल्व करते जाइए, आराम से आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लोग फाइंड आउट कर पाएंगे, ये मेरा भरोसा है। और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, 10 मिनट में आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। मतलब अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे, अच्छे से बिना लिखे अगर सॉल्व करेंगे तो काफ़ी कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। तो बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना बेटा, टोटल 7 क्वेश्चन थे, 2 मैंने सॉल्व करा दिए हैं, 5 आप लोग कर लेना। अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तो इस एक्सरसाइज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो मिलते हैं, बाय।